स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। माई सेल्फ प्रसन्नता मेहरोत्रा और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 20 फाइनेंशियल मैनेजमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। यानी कि ये जो पूरा आज वीडियो आने वाला है, ये वीडियो आएगा एज अ रिकॉर्डेड, आपको एक मास्टर क्लास मिल रही है, एक मैराथन क्लास की तरह आपको मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल कॉलेज ट्यूटर पे। और इसमें हम क्या चीज़ों को देखेंगे, पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं। यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पूरा क्रैश कोर्स है। जो बच्चा लास्ट टाइम पे, काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो पढ़ाई के साथ जॉब भी कर रहे हैं, तो टाइम उन पे कम रहता है और चीज़ों को मैनेज करना ज़्यादा रहता है, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत यूजफुल है। प्लस उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो एग्जाम के लास्ट मोमेंट पे आके गाइड्स लेते हैं, अलग अलग बुक्स आती हैं, उनको परचेज करते हैं, तो उन पे आपको पैसे इन्वेस्ट करने की कुछ ऐसी खास जरूरत नहीं है। इस वीडियो के थ्रू हम पूरे टॉप 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करेंगे, कवरिंग ऑल द यूनिट्स, यानी कि जितने भी यूनिट्स हैं आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, वो सारी यूनिट्स हम इसमें कवर कर लेंगे। प्लस उसके जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अब तक के बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, उनको हम कवर करेंगे। सो देर नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इससे पहले भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट की वीडियो हमारे चैनल पे पड़ी हुई है, जिसमें भी मैंने टॉप 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं बहुत अच्छे से। लगभग 30 मिनट्स की वो वीडियो है, जाके आप एग्जाम से अगर एक दिन पहले भी देखेंगे तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि मुझे एग्जाम में किस तरीके से क्या क्वेश्चंस आएंगे और कैसे एग्जाम में लिख के आने आंसर्स, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट आंसर्स हैं, पॉइंट टू पॉइंट चीजें हैं। प्लस इसमें हम थोड़े बहुत फ्लो चार्ट्स भी देखेंगे, जो क्वेश्चन हमें लगेगा कि नीडेड फ्लो चार्ट्स हैं, तो फ्लो चार्ट भी उसके हिसाब से समझेंगे कैसे बनाना है। नंबर 1 क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है आपका, व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अच्छा, एक चीज और, आप लोग अपने संग एक पेन कॉपी लेके जरूर बैठ जाइएगा, ताकि अगर आपको कुछ लग रहा है कि आपको क्वेश्चंस नोट डाउन करना है, प्लस जो भी आपको मैं की पॉइंट्स लिखाऊं वो उसके नीचे नोट कर लेना, ताकि एग्जाम में जब आप एग्जाम से एक दिन पहले नोट्स को उठा के देखोगे तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि आपको किस तरीके से लिखना है। ओके, सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आंसर क्या लिखेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या है, तो आप यहाँ पे, आपको लग रहा होगा कि मैम ने किस तरीके से लिखा है ना, देखो तो ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं एंड कंट्रोल करते हैं। लेकिन क्या, जितने भी हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनको, ठीक है। अब प्लानिंग का मतलब क्या है? प्लानिंग का मतलब यहाँ पे है कि जो हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, हम उनका एक बजट प्रिपेयर करते हैं, हम फोरकास्ट करते हैं कि फ्यूचर में हमें कितने रिसोर्सेज की नीड होगी, या अब तक हमें लगभग कितने रिसोर्सेज की नीड थी, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। दूसरा है पॉइंट ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं, हमारे जो फाइनेंशियल कंपोनेंट्स है उनको हम स्ट्रक्चर्ड वे में लिखते हैं कि भाई हमारे अपने कहां से हमारा फाइनेंस आता है, तो हम उसे एक स्ट्रक्चर फॉर्म में लिख देते हैं। उसके बाद है आपका कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या करेंगे हम, उसके बाद है आपका थर्ड, इसमें आप पॉइंट्स लिख के आओगे एग्जाम में, पॉइंट नंबर 1 2 3, पहले डेफिनेशन पूरी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जब आप इस वीडियो को देखो तो आप इस वीडियो को 1.25x स्पीड से देखना, ठीक है, क्योंकि हो सकता है 1x में स्पीड कम लगे, और जिनको लग रहा है कि उन्हें सारे टॉपिक्स के बारे में पता है तो वो जल्दी से प्रोसेस SC है राइटिंग थोड़ा सा। सो प्रोसेस है किसका, प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का, डायरेक्टिंग का एंड कंट्रोलिंग का, ऑल द फाइनेंशियल रिसोर्सेज। दिस इज द डेफिनेशन। अब पॉइंट डालोगे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अब इसमें लिखोगे और वही बता रही हूं मैं आपको। डायरेक्टिंग में क्या होता है, डायरेक्ट क्या होता है कि आपने ऑर्डर्स देने, इंस्ट्रक्शंस देने हैं कि कैसे हमें मैनेज करना है फाइनेंशियल रिसोर्सेज। इतना क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम कैसे कंट्रोल करेंगे, तो कंट्रोल का मतलब क्या है कि मॉनिटर करना है, एडजस्टिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, हमारी जो भी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसको, उस पर निगाह रखना, प्लस उसे एडजस्ट करते रहना, ठीक है। मान लो हमने सोचा कि हमें हमारा इस साल का अपना एक बजट में लेके चले कि 1 लाख किसी चीज पे फॉर एग्जाम्पल खर्च होगा, और वो खर्च हो गया 1,20,000, तो हमारी कंपनी को तो लॉस हुआ ना। जो चीज का काम 1 लाख रुपए में हो सकता था वो 1,20,000, तो 20,000 का यहाँ पे क्या हुआ, लॉस हुआ। तो नेक्स्ट टाइम हम ध्यान रखेंगे, पहला पॉइंट जो है प्लानिंग, फोरकास्टिंग में फिर ध्यान रखेंगे कि लास्ट टाइम लॉस हुआ था, इस पर हमें अपनी चीजें और अच्छे से करनी है। तो दिस इज लाइक ये पूरा आंसर आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पहला क्वेश्चन कंप्लीट। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन जो है एक बहुत ही प्यारे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं TVM, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। नाउ ये क्या होता है, आप ऐसे सोचो TVM क्या होता है। आप ये चीज देखो, आपका जो एक सम ऑफ मनी है, जो आपका पैसा है, आज जो उसकी वैल्यू है, यानी कि प्रेजेंट जो उसकी वैल्यू है,
और जो उसकी फ्यूचर वैल्यू है, क्या उसमें अंतर होगा? मान लो आज 100 रुपये प्रेजेंट वैल्यू में मेरे लिए ज़्यादा है, चलो 1000 रुपये मेरे लिए ज़्यादा, लेकिन एक टाइम बाद यही 1000 रुपये क्या होंगे, मेरे लिए इसकी अमाउंट कम हो जाएगी। आज उसकी अमाउंट ज़्यादा लग रही है, लेकिन एक टाइम बाद इसकी अमाउंट कम लगने लगेगी। तो इसमें आप आंसर क्या लिखोगे, तो आप लिख लो डेफिनेशन क्या लिखोगे, बहुत ही ईजी डेफिनेशन लिखवा रही हूँ, लिखो कि टीवीएम स्टेट्स दैट अ सम ऑफ मनी हैज अ डिफरेंट वैल्यू टुडे कंपेयर टू द फ्यूचर वैल्यू। टीवीएम सेज दैट द सम ऑफ मनी हैज अ डिफरेंट वैल्यू टुडे, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू से मतलब उसकी जो वैल्यू है वो आज डिफरेंट है एज कंपेयर टू द फ्यूचर वैल्यू। क्यों अलग अलग है? क्योंकि इंटरेस्ट कहीं ना कहीं दो फैक्टर्स होते हैं, 2 फैक्टर्स हैं इसके पीछे, वो है इंटरेस्ट और दूसरा है इन्फ्लेशन, है ना। इन्फ्लेशन की वजह से आज वैल्यू अलग है और इंटरेस्ट की वजह से। आपने मम्मी या पापा किसी में से दादा दादी के टाइम दादा दादी से सुना होगा कि नॉर्मली ऐसे बोलते हैं कि हमारे टाइम में तो 50 पैसे में 4 समोसे आ जाते थे या 25 पैसे में 2 समोसे आ जाते थे, इस तरीके से आपने सुना होगा। वो ऐसा क्यों बोलते हैं? आज आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। अच्छा, मैं अपने का टाइम का बताऊं, जब व्हेन आई वाज बोर्न और उसके बाद आफ्टर लाइक आई वाज कितना 4 या 5 ईयर्स की, जब मैं छोटी थी, तो क्या था उस समय जो पार्ले जी आता था, मतलब ये चीज़ आपने भी नोटिस करी होगी, पार्ले जी का पैकेट एक नॉर्मल अच्छे बड़े साइज में आता था। आज जो पार्ले जी, अगर आप वही 5 रुपीज़ का पार्ले जी मार्केट से लेके आओगे, वो पार्ले जी का पैकेट इसका 1/4 ही रह गया, इतना सा रह गया वो पार्ले जी का पैकेट। सो दिस इज हाउ, हाँ 5 रुपये में पहले आपको इतना बड़ा पैकेट मिलता था, आज वही पैकेट आपको तो छोटा सा मिल रहा है। वैल्यू वही है, मतलब वैल्यू का मतलब वैल्यू चेंज हो गई उस चीज़ की ना, तो उन्होंने उसका जो साइज है वो भी गिरा दिया। क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ी हुई है। तो इसमें आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, ठीक है। सो व्हाट इज कैपिटल बजटिंग? दिस इज अ थर्ड क्वेश्चन। सो कैपिटल बजटिंग का मतलब है जो भी हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं, क्या लेते हैं? इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। अब कैसे डिसीजन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के? जब हम सोचते हैं कि हम लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे, जैसे मैंने सोचा आज कि भाई मैं एक फैक्ट्री में इन्वेस्ट करूंगी या एक फैक्ट्री ओपन करूंगी, तो एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। तो यही होता है क्या? कैपिटल बजटिंग, ठीक है, कि आपने ऐसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना जो लॉन्ग टर्म एसेट्स में हो। इसमें कुछ टेक्निक्स होती हैं, वो होती हैं एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी, इसमें होता है IRR, और इसमें होता है एक होता है पे बैक पीरियड। चलिए एक एक करके समझ लेते हैं कि क्या है। प्लस इसके फॉर्मूला जो है ये आपके बुक में गिवन होंगे, उनको फॉर्मूलाज को प्लस इसके फॉर्मूलाज जो है वो भी आप लिख के आइएगा एग्जाम में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यही आपको क्या मिलेंगे? मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। भाई बच्चे ने डेफिनेशन भी लिखी है, साथ में उसके फॉर्मूला भी लिखा है, यहीं पे तो आप गेन करेंगे, यहीं पे तो आप और बच्चों से आगे हो जाओगे। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट टर्म एनपीवी। एनपीवी इज नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब ये है क्या? ये एक ऐसी चीज़ है, ऐसे समझ लीजिए एक फाइनेंशियल टाइम मशीन की तरह है। टाइम मशीन क्या होती है? जो आपको पता है कि फ्यूचर में आपके कैश फ्लोज, फ्यूचर में जो आपके कैश फ्लोज हैं वो किस तरीके के होंगे, ठीक है। और आज का जो आपका प्रेजेंट वैल्यू है, आज का जो आपका प्रेजेंट वैल्यू है किसी इन्वेस्टमेंट का, उसमें से फ्यूचर के कैश फ्लोज माइनस कर देती है। अगर एनपीवी आपका ज़्यादा है, या पॉजिटिव है समझ लो, तो आप इन्वेस्ट करो। अगर कम आ रहा है तो इन्वेस्ट मत करो। नेक्स्ट पॉइंट है IRR, जिसको बोलते हैं हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब ये क्या होता है इसको समझते हैं। सो जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है ये बड़ा ही कूल किड है फाइनेंस का, मतलब बड़ा प्यारा बच्चा है फाइनेंस का। कैसे? अब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आपके लिए एक ऐसा इंटरेस्ट रेट ढूंढता है जहां पे आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या हो जाता है? ब्रेक इवन हो जाता है। यानी कि ऐसा इंटरेस्ट रेट आपके लिए ढूंढ रहा है, इंटरेस्ट रेट जहां पे आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो किस पॉइंट पे आता है? ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाता है, ठीक है। दिस इज व्हाट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। एंड लास्ट इज पे बैक पीरियड। एंड पे बैक क्या है? आपका पे बैक जो अभी हमने ब्रेक इवन पॉइंट की बात करी, जब ब्रेक इवन पॉइंट का बर्थडे होता है, यानी कि जब आपको पता लगता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो ब्रेक इवन पॉइंट का बर्थडे है, मतलब ऐसे समझो कि अब आपने जो इन्वेस्टमेंट किया था, जो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट था, ऐसे समझना, ठीक है। थोड़ा टेक्निकल टर्म्स आपको बुक में जब उसकी लैंग्वेज पढ़ोगे ना आपको बहुत टेक्निकल लगेगा, इजी समझते हैं। इनिशियल जब इन्वेस्टमेंट किया था, आज जितनी जल्दी उसका आपको कैश फ्लोज आ जाएंगे शॉर्टर टाइम में उतना बेटर है। मगर अगर नहीं भी आते तो और भी फैक्टर्स को हम कंसिडर इस चीज़ में कर सकते हैं, ठीक है, उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका व्हाट इज वर्किंग कैपिटल।
आई वॉन्ट कि आप इसका आंसर थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग कमेंट सेक्शंस में लिखें कि इसमें देखिए करंट एसेट्स की बात हो रही है, यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज की बात हो रही है, तो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज के कुछ एग्जांपल्स आई जस्ट वांट कि आप कुछ कमेंट सेक्शन में लिखें। तो वर्किंग कैपिटल है क्या, ठीक है, बात करते हैं वर्किंग कैपिटल की। तो वर्किंग कैपिटल जो है इट्स अ डिफरेंस बिटवीन योर करंट एसेट्स एंड योर करंट लाइबिलिटीज। अब करंट एसेट्स के कुछ एग्जांपल और करंट लाइबिलिटीज के कुछ एग्जांपल कमेंट सेक्शन में मेरे से पहले लिखने की कोशिश कीजिएगा। करंट एसेट्स में क्या क्या हो गया, जैसे कि आपका बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, आपका कैश, ये क्या है, आपका करंट एसेट्स है। आपकी जो इन्वेंट्री है ये आपका करंट एसेट्स है। करंट लायबिलिटीज के एग्जांपल कौन कौन से हो गए, आपके बिल्स पेबल्स, आपका जो शॉर्ट टर्म डेट है वो भी क्या है, करंट लायबिलिटी है, शॉर्ट टर्म डेट, ठीक है, और आपका बिल्स पेबल ये करंट लायबिलिटी का एग्जाम्पल है। चले, इसमें आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं कि वर्किंग कैपिटल क्या है, एक ऐसी चीज है यानी कि इसमें आपको इंश्योर करना पड़ता है कि डेली एक्टिविटीज को कवर करने के लिए आपके पास इनफ कैश होना बहुत जरूरी है। यानी कि जो डेली वर्किंग आपके डेली ऑपरेशंस हैं उनको कवर करने के लिए, डेली ऑपरेशंस को कवर करने के लिए जो पैसा, जो कैपिटल चाहिए होती है वो क्या होती है, वर्किंग कैपिटल होती है। ओके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम में देखो सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगर आप में से काफी बच्चों को एक आइडिया होगा रिस्क और रिटर्न के बारे में, ठीक है, रिस्क और रिटर्न दोनों ही क्या है, रिलेटेड है, क्या है, रिलेटेबल है। कैसे रिलेटेड है मैम, अब बताओ। देखो रिस्क जो है और रिटर्न जो है, जितना ज्यादा रिस्क होगा मोर रिस्क मोर पोटेंशियली हाई रिटर्न्स, ठीक है, और जितना कम रिस्क होगा उतने कम रिटर्न्स की भी एक्सपेक्टेशंस। अब रिस्क क्या होता है, रिस्क होता है कि भाई आपको कोई चीज अचीव करनी है तो उसमें कहीं ना कहीं एक अनसर्टेनिटी तो रहती है ना, तो अनसर्टेनिटी ऑफ अचीविंग एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। एंड रिटर्न्स क्या है, तो रिटर्न्स जो है, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है, जो भी इन्वेस्टमेंट किया उस पर गेन भी हो सकता है, उसमें आपको लॉस भी हो सकता है, तो दैट इज व्हाट रिटर्न इज। ओके, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न। मेंशन दीज पॉइंट्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपने जैसे फॉर एग्जांपल लिखो इसमें इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स, अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो हायर रिस्क है, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना हायर रिस्क है, और हायर पोटेंशियली इसमें क्या है, रिटर्न्स भी आ सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 और 6। ओके, सो व्हाट इज फाइनेंशियल लिवरेज, क्या होता है, ठीक है। तो फाइनेंशियल लिवरेज क्या है, आप डेट इंक्रीज करते हो, यानी कि आप कर्जा ले रहे हो। मैं जब ये क्वेश्चन आपको करा रही हूँ तो मैं ये मानती हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता, ये जस्ट लर्निंग एज अ बिगनर, तो हम ये मान के चलते हैं, तभी आपको क्रैश जो कोर्स है वो काम आएगा। ओके, सो फाइनेंशियल लिवरेज वैसे मानो कि आप डेट इंक्रीज कर रहे हैं, कि आप बहुत सारा कर्जा जो है ना वो ले रहे हो। क्यों ले रहे हो, ताकि आपको जो रिटर्न ऑन इक्विटी वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो दो तरीके के फाइनेंशियल लिवरेज आपको एग्जाम में लिखने होंगे, एक होता है ऑपरेशनल, एक होता है आपका फाइनेंशियल, ठीक है, एक होगा ऑपरेशनल, एक होता है फाइनेंशियल। अब दोनों को कैसे लिखेंगे, ऑपरेशनल लिवरेज का मतलब बिल्कुल आप ऐसे है कि सीसॉ होता है ना, आपने सीसॉ देखा होगा, सीसॉ होता है, तो अगर आप एक जगह वेट ज्यादा बढ़ाते हो तो वो नीचे आ जाता है ना, मतलब इधर आपने वेट ज्यादा, यहाँ पे 50 kg का बंदा है, यहाँ पे 40 kg का बंदा है, तो कहाँ पे नीचे होगा सीसॉ, इधर वाला सीसॉ नीचे आ जाएगा ना, नीचे ये वेट नीचे प्रेस हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला ऊपर चला जाएगा। यानी कि जैसी सेल बढ़ती है तो प्रॉफिट बढ़ता है, ये क्या है, आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, और जैसी सेल आपकी कम होगी किसी चीज की तो प्रॉफिट भी कम होगा, लॉसेस भी हो सकते हैं। तो दिस इज व्हाट फाइनेंशियल लिवरेजेस, सॉरी ऑपरेशनल लिवरेजेस। एंड व्हाट इज फाइनेंशियल लिवरेज, जो मैंने आपको बताया कि हम अपने डेट को इंक्रीज कर रहे हैं, हम मनी को क्या कर रहे हैं, पैसे को बाहर से बोरो कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो डेट हो गया, कंपनी के लिए वो जो भी आपकी फर्म है उसके लिए तो डेट हो गया ना, तो हम इंक्रीज कर रहे हैं अपना डेट, क्यों, ताकि हमारी जो इक्विटी है उस पर रिटर्न्स बढ़ सके, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करें। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिविडेंड डिसीजन। तो डिविडेंड डिसीजन एक ऐसा डिसीजन हम लेते हैं जहां पे हम सोचते हैं कि हमारा डिविडेंड है, डिविडेंड क्या है, देखो प्रॉफिट्स हुए कंपनी में, कंपनी है उसकी जब ग्रोथ हुई तो प्रॉफिट्स भी होंगे। अब प्रॉफिट्स को क्या करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, तो इस शेयरिंग को, इस डिविडेंड को जब हम शेयर करेंगे, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स कॉल्ड डिविडेंड, ठीक है। ऐसे आप नॉर्मल एक कॉमन लेमैन लैंग्वेज में समझ सकते हो कि शेयर जब हम प्रॉफिट्स को कर रहे हैं तो वही क्या होता है, डिविडेंड होता है। अब इस डिविडेंड की डिस्ट्रीब्यूशन के पूरे काम को ही क्या कहते हैं, डिविडेंड डिसीजन कहते हैं। इन अ वेरी सिंपल वे हैव एक्सप्लेन दिस। नेक्स्ट इसमें आप पॉइंट मेंशन करोगे रिटेन अर्निंग्स के बारे में। रिटेन अर्निंग्स को हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स भी कहते हैं,
ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, क्योंकि ये वो प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट्स का कुछ ऐसा पार्ट है जिसको हम अपने पास रखते हैं। क्यों रखते हैं? ताकि अगर हमें फ्यूचर में लगता है कि हमें अपनी फर्म को थोड़ा सा एक्सपेंड करना है, तो उसके एक्सपेंड के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, उसको और ज़्यादा फर्दर अगर हमें और अपना काम जो इंक्रीज करना है, तो उसके लिए हम ये अर्निंग्स यानी रिटेन अर्निंग्स या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कंपनी ने डिसाइड किया कि उसको अपने प्रॉफिट्स को दोबारा से री इन्वेस्ट करना है ग्रोथ के लिए, तो ये भी रिटर्न अर्निंग्स में आप रिटर्न अर्निंग्स के थ्रू कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, ये आपके 6 और 7 क्वेश्चन हो गए। 8th क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? ये वो रेट ऑफ रिटर्न होता है जो कि किसको चाहिए होता है? इन्वेस्टर्स को चाहिए होता है। वो रेट ऑफ रिटर्न जो कि इन्वेस्टर्स को चाहिए होता है। ठीक है, आप आंसर अपने अकॉर्डिंग लिखते जाइएगा। कॉस्ट ऑफ, इसमें डेट आता है, इसमें इक्विटी आता है, एंड इसमें जो भी प्रिफर्ड स्टॉक है उसका कॉस्ट आता है। ओके, एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हो कि अगर मान लो एक कंपनी का 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, तो एटलीस्ट उसे 10% अपने इन्वेस्टमेंट्स पे अर्न करना ही पड़ेगा ताकि वो अपने इन्वेस्टर्स को सेटिस्फाई कर सके। ओके, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिस्क मैनेजमेंट। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास या जो भी हमें लगता है कि ये फाइनेंशियल रिस्क है, जो भी पोटेंशियली फाइनेंशियल रिस्क है, उनको क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं और उससे मिटिगेट करते हैं। आइडेंटिफाइंग एंड मिटिगेटिंग इट, ऐसे आप लिखोगे इसमें। उसे आइडेंटिफाई करना और उसे ढूंढना कि कहाँ पे वो फाइनेंशियल रिस्क आ रहे हैं। अच्छा, कौन कौन से मेथड से उन्हें हम रिड्यूस कर सकते हैं? जैसे इंश्योरेंस हो गया, हैजिंग हो गया। ठीक है, लिख लीजिए इंश्योरेंस, ये सारे मेथड्स हैं। इंश्योरेंस, हैजिंग मेथड जो है, जब आपको बाहर से इंटरनेशनल बिजनेस प्रॉफिट्स होते हैं, ठीक है, कि आपको लगता है कि आपके इंटरनेशनल बिजनेस प्रॉफिट्स हो जाना कम ना हो जाए, तो हम हैजिंग मेथड को यूज करते हैं ताकि जो करेंसी फ्लक्चुएशन है उसके अगेंस्ट में यूज करते हैं। और भी काफी सारे मेथड्स हैं, जैसे कि डाइवर्सिफिकेशन, मेथड 1, 2, 3, इसे आप और एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्लस आप इस क्वेश्चन में ना, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? फ्लो चार्ट। ठीक है, इसका फ्लो चार्ट अगर आप गूगल पे डालेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, तो आपको मिल जाएगा इस तरीके से। कम टू द क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस फाइनेंशियल रेशियोज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस फाइनेंशियल रेशियोज। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें एक फ्लो चार्ट बना सकते हो। क्या बना सकते हो? एक फ्लो चार्ट बना सकते हो फाइनेंशियल रेशियोज को बताते हुए कि ये फाइनेंशियल रेशियोज है ना। इस तरीके से आप प्यारा सा एक इस तरीके से ट्री बना सकते हो, फ्लो चार्ट ट्री बना सकते हो इस पर, तो बहुत अट्रैक्टिव लगेगा और आंसर भी आपका अच्छा लगेगा। काफी तरीके के होते हैं, जैसे कि लिक्विडिटी हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी हो गया, सॉल्वेंसी रेशियोज हो गया, वो सब आप डिस्क्राइब कर सकते हो। उसके भी टाइप्स अगर हैं तो वो भी उनको भी आप लिख सकते हो। तो फाइनेंशियल रेशियोज का काम क्या होता है? कंपनी की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसे एनालाइज करने का काम ही क्या होता है? फाइनेंशियल रेशियोज का होता है। अलग अलग रेशियो अलग अलग तरीके से कंपनी की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसे एनालाइज करते हैं। जैसे कि करंट रेशियो का काम क्या होता है, जो भी हमारे शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस है, जैसे कैश हो गया, आपका इन्वेंट्री हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया, तो जो भी शॉर्ट टर्म डेट है, शॉर्ट टर्म आपके ऑब्लिगेशंस है, उनको पूरा करने के लिए करंट रेशियो का यूज करा जाता है। अब करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। प्लस आपको इस आंसर के लिए कमेंट सेक्शन में, ये आप लोगों का होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में मुझे इन सारे फ्लो चार्ट्स की डेफिनेशन नहीं चाहिए। आई जस्ट नीड कि आपको सबके फॉर्मूलाज पता हो। ठीक है, एनी 5, कोई भी 5 रेशियोज के फॉर्मूलाज कमेंट सेक्शन में लिखना। देखूं आप लोग कितना पढ़ रहे हैं, ठीक है, और कितना नहीं पढ़ रहे हैं। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। ओके, तो इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आएगा या आ भी सकता है। इट्स लाइक आप मान लो कि 80% आई कैन से ये एग्जाम में आने वाला है, तो अच्छे से इसे प्रिपेयर कर लोगे। इसमें कुछ पॉइंट्स आपको लिखने हैं, इनको आप थोड़ा सा इलैबोरेट और अपने तरीके से कर सकते हैं। मैं जैसे बता रही हूँ। पॉइंट नंबर 1, वैल्यू ऑफ फर्म, कि मोदी गिलानी एंड मिलर थ्योरम स्टेट्स दैट के अंदर सम कंडीशन जो वैल्यू होती है फर्म की, जो फर्म की वैल्यू है वो क्या है, पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है किसी पे, इंडिपेंडेंट है, अलग है किससे, कैपिटल, उसके फर्म के कैपिटल स्ट्रक्चर से, जो भी फर्म का कैपिटल स्ट्रक्चर से उससे बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। दूसरा पॉइंट आप इसमें लिखेंगे कि यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे परफेक्ट मार्केट्स है, यहाँ पे कोई टैक्सेस नहीं लगते हैं, और एक एजम्पशन और मान लेते हैं कि एक परफेक्ट मार्केट में इन्वेस्टर्स, जो भी इन्वेस्टर्स आएंगे वो इनडिफरेंट है, यानी कि क्या है,
बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है किसके बीच में, बिटवीन द डिविडेंड और कैपिटल गेन्स के बीच में। एज इट इज आपने याद कर लेना है, इसे थोड़ा सा इलैबोरेट अपने हिसाब से आपको थोड़ा सा इसको कर लेना है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है, एक ऐसी ऑप्टिमल क्वांटिटी, आप बोलोगे कि एक ऐसी ऑप्टिमल क्वांटिटी है जो हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है उसको रिड्यूस कर देती है। यानी कि हमें एक्स्ट्रा इन्वेंट्री इकट्ठी करने की कोई नीड नहीं, हमें एक्स्ट्रा नहीं रखना, जितनी हमें नीडेड है उतनी हम रखेंगे। तो रिटेलर जो होता है वो क्या करता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को कैलकुलेट करता है ताकि उसे मिल सके द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव ऑर्डर क्वांटिटी। इससे क्या होता है, जो भी हमारी होल्डिंग कॉस्ट है उनको हम बैलेंस कर पाते हैं, प्लस एक तो होल्डिंग कॉस्ट को बैलेंस कर पाते हैं, होल्डिंग कॉस्ट प्लस हमारी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है उसको हम क्या कर पाते हैं, बैलेंस कर पाते हैं। तो ये हो गया आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी आ सकता है, ठीक है। इसका एग्जांपल मैंने आपको बता दिया कि रिटेलर कैलकुलेट्स EOQ टू डिटरमाइन द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव ऑर्डर क्वांटिटी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज टाइम वेटेड, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन 12, व्हाट इज टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न, TWR। सो टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, ये एक ऐसा रेट ऑफ रिटर्न है जो क्या करता है कंपाउंड वे में, कंपाउंड मीन्स एक संग, जो पूरा आपका कंपाउंड वे में, ऐसे आप लिखोगे एक कंपाउंड तरीके से एक पोर्टफोलियो में ये क्या करता है, आपके रेट ऑफ ग्रोथ को कंपाउंड करता है। इट मेजर्स द कंपाउंड रेट ऑफ ग्रोथ इन अ पोर्टफोलियो, सॉरी ये कंपाउंड रेट ऑफ ग्रोथ यानी कि जो एक संग पूरा रेट ऑफ ग्रोथ है जो पोर्टफोलियो में शो हो रहा है, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में, उसको मेजर करता है। ओके, नाउ एग्जांपल के लिए कैलकुलेटिंग TWR हेल्प एक्सेस द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ एन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। अगर आपको इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का अगर आपको एक्चुअल परफॉर्मेंस जाननी है तो आप TWR यानी कि टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न का यूज कर सकते हैं। इससे होता क्या है, इसमें एक चीज और बेनिफिशियल, इसमें जो एक एडवांटेज है इसका वो ये है कि यहाँ पे एक्सटर्नल कैश फ्लोज का, जो एक्सटर्नल कैश फ्लोज है उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। इट एलिमिनेट्स द इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नल कैश फ्लोज। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ रहे होंगे। मैं बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में हर क्वेश्चन को बहुत ही शॉर्ट वे में एक्सप्लेन कर रही हूँ। एंड हाँ, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि इस वीडियो को 1.25x स्पीड से देखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा मैं आपको स्लो लेके चल रही हूँ मतलब हर एक क्वेश्चन में, ताकि हर बच्चा, मैं तो ये मानती हूँ ना कि जिस बच्चे को मैं पढ़ा रही हूँ यहाँ पे, जो भी बच्चे हैं, है ना, मैं बिल्कुल जीरो से भी नहीं, मैं बिल्कुल नेगेटिव से स्टार्ट कर रही हूँ, मतलब बिल्कुल एक बहुत ही बिगनर्स लेवल से पढ़ा रही हूँ, ताकि हर बच्चा जो यहाँ वीडियो देख रहा है उस क्वेश्चन को, उस आंसर को समझ पाए। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 है रिफाइन कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें आप इसकी बुक से फॉर्मूला लिख लीजिए, इसकी कैलकुलेशन करके भी शो कर सकते हैं, ठीक है। अभी कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल होता क्या है, देखो जो हमारा इन्वेस्टमेंट हमने किया है, कहीं ना कहीं उस इन्वेस्टमेंट पे हम सोचते हैं कि हमारे एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है कि भाई इतना इन्वेस्टमेंट किया है और उस इन्वेस्टमेंट पे एक एक्सपेक्टेड रिटर्न आ सकता है, तो वही होता है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। तो हम मान लेते हैं कि भाई हमारा जो इसमें रिस्क फ्री रेट है, ठीक है, एक चीज़ और कंसिडर कर लेते हैं, मार्केट रिस्क प्रीमियम है, थर्ड है बीटा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं कि एस्टिमेटिंग द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, राइट डाउन, एस्टिमेटिंग द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर अ स्टॉक, एक स्टॉक के लिए जो कि एक बीटा पे बेस्ड है, इसको राइट डाउन लिख लीजिए एक बार। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज अ क्विक रेशियो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्विक रेशियो, व्हाट इज क्विक रेशियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका फॉर्मूला देख लीजिए, बोर्ड पे मैंने लिखा है। तो क्विक रेशियो का काम होता है, ये कंपनी की एबिलिटी मेजर करता है कि कंपनी जो है वो अपने लिक्विड करंट एसेट से कितनी जल्दी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को पूरा कर सकती है, कंप्लीट कर सकती है, उसको चुका सकती है पूरी तरीके से। तो ये होता है क्विक रेशियो। और क्विक रेशियो में क्या होता है, हम करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। क्विक रेशियो में क्या करते हैं, हम करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री को हटा देते हैं अपॉन करंट लायबिलिटीज, एंड दिस इज द फॉर्मूला। ये एग्जाम में आ सकता है तो आप इसको लिख के भी आएंगे, ओके। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 15, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स। सो इन दिस क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स बताना है। तो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स क्या है, बहुत शॉर्ट में अगर लेमन लैंग्वेज में समझे तो एक अंडरलाइंग एसेट है, ओके। ना अगर एग्जाम में शॉर्ट आंसर टाइप में पूछते हैं तो आप टाइप्स और इसकी डेफिनेशन लिख के छोड़ देना,
टाइप्स में इसके ऑप्शन, फ्यूचर, स्वैप, ठीक है, एक्स्ट्रा बन गया ऑप्शन, फ्यूचर, स्वैप, इनको आप डिफाइन कर सकते हैं। एंड अगर लॉन्ग आंसर में आए तो डेफिनेशन प्लस इसके टाइप्स एंड प्लस के फीचर्स लिखने पड़ेंगे। फीचर्स में मैंने पढ़ाया आपको, लेवरेज आप दोनों डिफाइन कर सकते हो, फाइनेंशियल भी ऑपरेशनल लेवरेज दोनों बता सकते हो, ठीक है, फाइनेंशियल लेवरेज, ठीक है, एंड ऑपरेशनल लेवरेज। और उसके बाद हेजिंग प्रोसेस बता सकते हो क्या होती है, एंड हार्ड इज स्पेकुलेशन, इसमें आप बता सकते हो, ठीक है, कैसे रिस्क और रिटर्न का रिलेशन रहता है। Now this is all about question number 15. Now हमारे पे अब रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस रह जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि क्लास में कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें जो है क्वेश्चन 1 to 15 समझ आ गई होंगी कि कैसे हमें एग्जाम में इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कैसे इनको वर्ड टू वर्ड लिखना है, ठीक है। हमें कहानियां नहीं बनानी है, आंसर राइटिंग हम ऐसे नहीं करेंगे कि हमने कुछ भी कहानी उठा के लिख दी, हमें वर्ड टू वर्ड आंसर्स लिखना है। ओके, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 16. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फिशर इफेक्ट। अब फिशर इफेक्ट क्या होता है इसे समझते हैं। तो फिशर इफेक्ट एक फॉर्मूला लिखा है मैंने कि फिशर इफेक्ट एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन रियल इंटरेस्ट रेट, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट एंड लास्ट इज इन्फ्लेशन रेट। अब क्या रिलेशन होता है, ये रिलेशन एक फॉर्मूला ऐसे एक्सप्लेन भी कर सकते हो विद एग्जाम्पल एंड विद सम फ्लो चार्ट ऑल्सो यू कैन एक्सप्लेन इट कि रियल इंटरेस्ट रेट को आप डिफाइन कर सकते हो, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को डिफाइन कर सकते हो, और इन्फ्लेशन रेट क्या होता है इसको भी आप डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए रियल इंटरेस्ट रेट 3% कैसे आएगा, देखो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट 5% है और इन्फ्लेशन रेट 2% है, तो रियल इंटरेस्ट रेट कितना हो गया, 3% हो गया। ओके, एंड फॉर्मूला इज, फिशर इफेक्ट का फॉर्मूला है रियल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन रेट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 17. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन 17 इज एक्सप्लेन फाइनेंशियल प्लानिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इस पे वीडियो भी है हमारा, ठीक है, बना हुआ, तो आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हो। काफ़ी लंबी प्लेलिस्ट बनी हुई है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। ओके, वहाँ पे आप पूरी सब चीज़ें जो वीडियोस हैं वो भी चेक कर सकते हो अगर आपको कोई टॉपिक डिटेल में पढ़ना है तब। चलिए बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की। तो उसमें क्या होता है, हमारे कुछ गोल्स होते हैं, यानी कि हम फाइनेंशियल प्लानिंग करने से पहले कुछ गोल्स बनाते हैं, और उन गोल्स को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मल लाइफ में भी क्या करते हैं, डेली लाइफ में अपने कुछ गोल सेट करते हैं कि भैया आज हमने दिन भर में ये काम करना है। काफ़ी बच्चे आप में से कुछ गोल सेट करते ही नहीं होंगे, दिन भर में कैसे ही शुरू कर दिया, कितने बजे भी उठ गए। तो लाइफ में कुछ गोल सेटअप करने पड़ते हैं, तो यहाँ पे भी हम कुछ गोल सेट करते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। अब उन गोल्स को सेट करने के बाद हम स्ट्रैटेजीज फ्रेम करते हैं कि हमें इन गोल्स को अचीव करने के लिए कैसे और किस तरीके से वर्क करना है। जैसे कि फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें तो इसमें हम बजटिंग करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं और रिस्क मैनेजमेंट का पूरा काम करते हैं। अभी रिस्क मैनेजमेंट में हमने पूरी एक क्वेश्चन डिस्कस करा था, तो वो कंटेंट आप, यानी कि वो चीज़, सॉरी नॉट कंटेंट, वो चीज़, हाँ कंटेंट भी आप कह सकते हो, वो चीज़ आपको यहाँ पे भी एड ऑन कर सकते हो, ठीक है। कैसे जो हमारे प्रीवियस ईयर के मतलब प्रीवियस क्वेश्चंस हैं वो कैसे हमें आगे और पॉइंट्स लिखने में हेल्प करते हैं, आप देख पा रहे होगे। तो एक ऐसा बजट बनाना जिसमें आप अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल भी कर पा रहे हो और इन्वेस्टमेंट करने के लिए आगे फ्यूचर में सेव भी कर पा रहे हो, तो वही होती है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग। नाउ रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस रह गए हैं आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्रैश कोर्स के पूरे, जिसमें हमने 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो 3 और रह गए हैं, तो पूरी तरह आप आराम से बैठे रहिए और अपनी कॉपी में जो नोट डाउन कर रहे हैं करते रहिए, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि भाई इससे ज़्यादा कम में कोई क्या ही पढ़ाएगा और इससे ज़्यादा आसान तरीके से कोई कैसे पढ़ा सकता है, आप खुद सोच सकते हो। मतलब मैंने आपके लिए चीज़ें इतनी सिंप्लीफाई कर दी हैं कि आपके सामने क्वेश्चन है, आपके सामने आंसर है, आपके सामने आपको पता है कि एग्जाम में हमें पॉइंट टू पॉइंट आंसर कैसे लिख के आना है। आपको तरीका भी बता दिया कि भाई इस क्वेश्चन में ये फ्लो चार्ट बन सकता है, कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा, इसका तरीका बता दिया, ठीक है। तो कुछ भी ऐसा कुछ अलग से आपको मेहनत नहीं करनी है। अगर आप एग्जाम से एक दिन पहले, ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम से एक दिन पहले आप 1 घंटा या 1.5 घंटा भी पढ़ लेते हो ना, 1 आवर या 30-35 मिनट भी पढ़ लेते हो ना, तो आराम से आप एग्जाम निकाल सकते हो। मगर उसके लिए बैठना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, ठीक है। इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब आप सोचो कि भाई आप बैठे हैं, आपके पास गणेश जी आए और आपको बुद्धि दें कि भाई एग्जाम में ऐसा लिख के आ जाना, ऐसा तो नहीं होने वाला ना। दिस इज आपकी इमेजिनेशन से तो बिल्कुल चीज़ें अलग है। यहाँ पे डोरेमोन तो है नहीं, या मैं तो डोरेमोन नहीं हूँ कि बेटा ये गैजेट लो और लिख के आ जाओ एग्जाम में, ऐसा तो कुछ है नहीं ना, और नहीं आप नोबिता हैं, ठीक है। तो डोरेमोन में एक कैरेक्टर था ना जो पढ़ने में बहुत तेज था, उस कैरेक्टर का नाम क्या था मुझे याद नहीं आ रहा, कमेंट सेक्शन में बताना क्या कैरेक्टर का नाम था, मुझे सच में याद नहीं है। सुनियो था, एक जियान था डोरेमोन में, और नोबिता था एक, जिससे नोबिता बहुत ज़्यादा जेलस होता था, तो उस बच्चे की तरह बनो एकदम, ठीक है, तेज होशियार। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज हेजिंग इन फाइनेंस, राइट इट डाउन। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड हेजिंग नाउ। मैंने पूरा आंसर लिखा है, हेजिंग
क्या है, ठीक है, उसके पास का पर्पस क्या है, उसका एग्जाम्पल क्या है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लास्ट जो क्वेश्चन है 19 एंड 20 वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के दो न्यूमेरिकल जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, उस पर बेस्ड होंगे, ठीक है। तो हेजिंग समझते हैं कि क्या है। हेजिंग एक रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है। क्या है? रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है, ताकि हम मिनिमाइज कर पाए, यानी कि रिस्क को मैनेज करने की स्ट्रेटेजी है ताकि हम मिनिमाइज कर पाए क्या, जो भी आने वाले पोटेंशियल लॉसेस हैं उनको मिनिमाइज कर पाए। कैसे? बाय ऑफसेटिंग रिस्क इन वन इन्वेस्टमेंट। एक इन्वेस्टमेंट में हम क्या करेंगे, ऑफसेट करेंगे रिस्क को विद गेन्स इन अनदर, कि दूसरे इन्वेस्टमेंट पे हमें गेन हो रहा है, दूसरे और एक इन्वेस्टमेंट पे हम क्या कर रहे हैं, रिस्क को कम कर रहे हैं। ओके, अब इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस है सेफगार्ड करना, मींस बचाना अगेंस्ट एडवर्स मार्केट कंडीशंस। भाई मार्केट कंडीशंस कितनी भी बुरी से बुरी क्यों ना आ जाए, लेकिन हेजिंग की प्रोसेस से हम उस चीज को सेफगार्ड कर सकते हैं एंड स्टेबलाइज करना फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। एग्जाम्पल के लिए कंपनी हेज अगेंस्ट करेंसी फ्लक्चुएशंस। एक कंपनी है जो हेज करी अगेंस्ट करेंसी फ्लक्चुएशन, ताकि वो अपने इंटरनेशनल प्रॉफिट्स को, इंटरनेशनल जो बिजनेस प्रॉफिट्स हैं उसको बचा सके। Now let's come to question 19 and 20, जो कि दो आपके यहाँ पे क्या है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं आपके सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। वैसे तो है काफी सारे न्यूमेरिकल्स, लेकिन ये दो ऐसे न्यूमेरिकल्स जो एग्जाम में आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। सो ये जो आपके दो न्यूमेरिकल्स हैं क्वेश्चन नंबर 19 और 20 वाले, ये फाइनेंशियल रेशियोज टॉपिक पे बेस्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपसे ये कहता है कि कैलकुलेट करंट रेशियो फॉर कंपनी एबीसी। करंट एसेट्स आपके 1,50,000 है एंड करंट लायबिलिटीज 50,000 है, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है करंट रेशियो का? करंट रेशियो निकालना है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अगर आपको पता होगा अगर रेशियो 1 से ज्यादा है, इसका मतलब जो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ है वो अच्छी है, यानी कि शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको इजीली सॉल्व आउट कर लेती है। इसका मतलब उसके करंट एसेट्स भी ज्यादा है और करंट लायबिलिटीज कम है। तो लेट्स सी क्या रहता है इसका। इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूला लगा के। फॉर्मूला पूरा लिखना पड़ेगा आपको 3। इट मीन्स इसका जो करंट रेशियो है ये अच्छा है, तो इससे हम क्या इंटरप्रेट करते हैं कि इफ इट इज अबव 1 इट इंडिकेट्स द कंपनी हैज मोर करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज सजेस्टिंग गुड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 20। ओके, सो 20th क्वेश्चन है आपका कैलकुलेट ROE। अच्छा क्वेश्चन है और उसका फॉर्मूला काफी अच्छा है जो आपको याद रखना है। हो सकता है एग्जाम में आपसे आ जाए, या आपको देखो एग्जाम में मान लो एक क्वेश्चन आता है और मान लो इसमें आपके ये न्यूमेरिकल जो वैल्यूज है वो चेंज कर दिए गए, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? आप कैलकुलेशन तो आपको नॉर्मल एक मैथ्स करनी तो आती ही होगी आई गेस, ठीक है। और ROE का फॉर्मूला होता है नेट इनकम अपॉन शेयर होल्डर्स इक्विटी इंटू 100%। अब क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? नेट इनकम गिवन है, आपको टोटल एसेट्स गिवन है। टोटल एसेट्स का काफी अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन में ना क्या करते हैं एग्जामिनर, बहुत अगर एग्जामिनर अच्छा पेपर बनाएगा बहुत अच्छे लेवल का, तो क्या करेगा वो आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देगा, तो इसका कोई यूज नहीं है, तो हम इस इन्फॉर्मेशन को यूज नहीं करेंगे। जितना फॉर्मूला में इन्फॉर्मेशन है उतना ही यूज करेंगे। तो नेट इनकम यहाँ पे कितनी है? नेट इनकम है यहाँ पे 1,20,000 और शेयर होल्डर की इक्विटी कितनी है? 4 लाख, ठीक है, इंटू 100%। कैलकुलेशन देखिए 30 नीचे कैंसिल, एक ये कैंसिल हो गया, 12 1 से 0 ये कैंसिल, ये आ गया 5, ये आ गया 2.5, ठीक है, एंड दिस इज 12 इंटू 2.5, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 2 6 2 5 5 5 30, कितना आ रहा है? 30% आंसर आएगा। ओके, आप इन अकॉर्डिंग भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ROE है वो जितना ज्यादा होगा उतनी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी होगी, बेटर प्रॉफिटेबिलिटी रिलेटेड टू शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट, यानी जितना इन्वेस्ट किया है उसमें बहुत अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है। जितना ROE लेस होगा इसका मतलब प्रॉफिटेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक जो टॉप मोस्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चंस जो मैंने आपके डिस्कस करे हैं इस क्लास में समझ आ गए होंगे। ये आपकी थी मैराथन तरीके से, मैराथन कह लीजिए आप, रिकॉर्डेड क्लास थी, मास्टर क्लास थी, क्रैश कोर्स भी आप इसे कह सकते हैं, जो कि मैंने कराया है आपको कवर फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे, यानी कि टॉप 20 क्वेश्चन जो एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ इसको क्लास को अटेंड करने से आपको एक गारंटी मिल रही है कि आप पास हो सकते हैं अगर आप इस क्लास को अच्छे से अटेंड करते हैं, प्लस जितना मैंने आपको काम इस क्लास में बताया है उतना आप कर लेते हैं। यानी आप सिर्फ 2 से 2.5 घंटा भी अगर मैक्सिमम पढ़ लेते हैं इस क्लास के अलावा या इस क्लास के संग, तो आप बहुत अच्छा एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं। ओके, एंड वन मोर थिंग यहाँ पे मैं मेंशन करूंगी, अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक करो, वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स लोगों के संग। मैंने इससे पहले भी इस वीडियो में, यानी कि इसी तरीके की वीडियो में कहा था आपको
कि इंफॉर्मेशन शेयर करने से इंफॉर्मेशन कम नहीं होती, इंफॉर्मेशन शेयर करने से इंफॉर्मेशन और ज़्यादा बढ़ती है, ठीक है। तो शेयर मोर एंड मोर, ओके। एंड ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है @collegetutor। तो आप कॉलेज ट्यूटर जब लिखोगे तो लास्ट में $R है, ओके। एंड फॉलो अस फॉर मोर सच यूजफुल एजुकेशनल वीडियोस। टेक केयर, बाय बाय। Thank you.